इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जाऊंगा एएनएम और जीएनएम के लिए स्पेशल क्लास। यानी कि जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल एएनएम का एग्ज़ाम इवनिंग शिफ्ट में है और परसों जीएनएम का एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित किया जा रहा है। इस बीच आज की महा मैराथन क्लास में मैं आपके सामने लेके आया हूँ 8 जून से लेकर 10 जून तक आयोजित हुए एनएचएम के 5 परीक्षाओं में पूछे गए जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करूंगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि कॉमन सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। अभी तक मैंने जितनी भी क्लास ली है आपके 8 से लेकर 10 जून, उन सब क्लास को कंबाइन कर दिया है इस वीडियो में, ताकि जिनका भी कल एएनएम का एग्ज़ाम है या परसों जीएनएम का एग्ज़ाम है या और भी एनएचएम के 2 एग्ज़ाम है, तो वो जिनका भी एग्ज़ाम है तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रह सकता है ये वीडियो। और आपको 2 जून से लेकर 6 जून तक जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुआ उनकी मैं ऑलरेडी क्लास लेके आ चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस, चाहे वो जीएनएम का पेपर हो या एएनएम का पेपर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और पेपर की पीडीएफ, यानी कि अभी तक 2 जून से लेकर 10 जून तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक आएंगे हम आपके लिए उतना ही अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। शब्दों का पूछा है, एक अनुमोदन का, एक परिकल्पना का और एक अनुज्ञप्ति का। तो इसमें से कोई भी आपको एक आ गया तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने एक्सेप्टेंस, होस्ट, लीज। सेकंड ऑप्शन है अप्रूवल, हाइपोथेसिस, लाइसेंस। थर्ड है बाइलिटरल, लेआउट या ऑथ। फोर्थ ऑप्शन है नोटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट या शेड्यूल। तो अनुमोदन का अर्थ होता है अप्रूवल। अब जब अगर आपको अनुमोदन का पता हो तो आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, अप्रूवल आपके ऑप्शन नंबर बी में है। या फिर परिकल्पना का अर्थ होता है हाइपोथेसिस और अनुज्ञप्ति का अर्थ होता है लाइसेंस। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। तो आप एग्जाम में अपना समय बचाने के लिए ऐसे भी चेक कर सकते थे, 3 में से कोई भी एक चेक कर लीजिए और बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सभी अलग अलग दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकोक्ति पूछा है, थोता चना बाजे घना। आपके पास ऑप्शन है थोता, थोते चना बसते अच्छे हैं, या ज्ञान कम दिखावा अधिक, दोहरा लाभ होना या लाभ के स्थान पर हानि होना। तो थोता चना बाजे घना का अर्थ होता है उस किसी व्यक्ति को नॉलेज तो कम होता है लेकिन वो दिखावा, नॉलेज कम है उससे भी ज़्यादा दिखावा करता है, उसे कहते हैं थोता चना बाजे घना, यानी कि ज्ञान कम दिखावा अधिक। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक जितने भी एनएचएम के पेपर हुए सभी के एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया गया है, और आज एक ही पेपर है इसलिए सीएचओ का एनालिसिस बता रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में आज कोई भी एग्जाम नहीं है, इसलिए आप इंतजार न करें। निम्न में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अधिकारी होता है? एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर का, या एमपीडब्ल्यू। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनका अधिकारी कौन होता है? चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है? मधुमेह, मलेरिया, उच्च रक्तचाप, गठिया। तो वेक्टर जनित रोग कौन सा है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया है, ये आपका वेक्टर जनित रोग है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव कंकाल को मुख्य रूप से किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? खोपड़ी रीढ़, हड्डियाँ उपास्थि, अक्षीय उपांगीय, ऊपरी और निचले अंग। तो मानव कंकाल को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, अक्षीय और उपांगीय, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग का प्रकार नहीं है? हृदय रोग, दीर्घकालिक गैर विशिष्ट श्वसन रोग, संक्रामक रोग या कैंसर। तो इनमें से कौन सा जो असंक्रामक रोग का प्रकार नहीं है? तो वो हुआ संक्रामक रोग, यानी कि संक्रामक रोग होते हैं वे असंक्रामक रोग नहीं होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनएचएम के आगे भी पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक साइड दे रखा है अंग विकार और दूसरी साइड उनकी विशेषता दे रखी है, तो आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। फेरिंजाइटिस में कौन सी विशेषता हो जाएगी, इसमें हो जाएगा गले में खराश। इसके बाद है टांसिलाइटिस, टांसिलाइटिस में आपका हो जाएगा टांसिल्स में सूजन। फिर ऑटोस्क्लेरोसिस की बात करें तो ऑटोस्क्लेरोसिस में आपका हो जाएगा स्टेपिज हड्डी का स्थिरीकरण। और फिर दे रखा है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद में हो जाएगा लेंस का धुंधलापन। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा BADC, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में कितनी गुहाएं पाई जाती हैं, 2, 3, 4, 6। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में 2 गुहाएं पाई जाती है, मुख्य रूप से 2 गुहाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, अवध रियासत के बारे में उपयुक्त कथन किसका है। यानी कि अवध रियासत के बारे में किसने कहा था कि यह गिलास यानी कि यह गिलास फल यानी कि चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। आपके पास ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी है, उन्होंने कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं। जैसा कि आपको सभी को मालूम है 2 जून से लेकर 13 जून तक जितने भी NHM के एग्जाम हैं सभी के लिए सेम पैटर्न है कि परीक्षा में आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, 450 नंबर का पेपर है। पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग -1 की है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपने खाली छोड़ा यानी कि एक भी गोला नहीं भरा तब उस क्वेश्चन का 1/3 भाग आपका काट लिया जाएगा। और अगर ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा यानी कि 150 क्वेश्चन के 10% हुए हैं 15, और अगर आपने पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है 5 में से, तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। और 15 से कम अगर आपने ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तब पर क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 भाग आपका काट लिया जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए, जिससे ना तो आपका नंबर कटेंगे और न ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीके से पूछा गया क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध है ये किस नदी पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है चंबल, माही, साबरमती, बनास। तो राणा प्रताप सागर बांध है ये आपके चंबल नदी पर स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2024 में, अब करंट अफेयर दिसंबर की भी आनी शुरू हो गई। इतने दिन आपके जनवरी से लेकर अप्रैल की पूछी जा रही थी और आज दिसंबर की भी करंट अफेयर पूछना शुरू कर दिया है। तो दिसंबर 2024 में किस शहर ने सशस्त्र बल झंडा दिवस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं AFFD, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR कॉन्क्लेव की मेजबानी की है, कौन से शहर ने। आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या जयपुर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दिसंबर 2024 में नई दिल्ली ने सशस्त्र बल झंडा दिवस कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव की मेजबानी की है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश कैसा प्रतीत होता है। नीला, लाल, हरा, काला। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमें काले रंग का दिखाई देता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लेड पेंसिल के उत्पादन में काम आने वाला पदार्थ कौन सा है। ग्रेफाइट, सीसा, कार्बन, अभ्रक। तो लेड पेंसिल के उत्पादन में काम आने वाला जो पदार्थ है वो है आपका ग्रेफाइट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश से पूछा गया है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है। आपके पास ऑप्शन है वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, द पोस्ट ऑफिस इज वेयर इज द पोस्ट ऑफिस वेयर इज। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेयर इज द पोस्ट ऑफिस का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार के प्रचार के लिए मुख्य वाहक कौन सा है। मक्खी, मच्छर, एडिस एजिप्टी, चूहा या तिलचट्टा। तो डेंगू बुखार के प्रचार के लिए जो मुख्य वाहक है वो आपका मच्छर है, एडिस एजिप्टी, यानी कि
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कंप्यूटर जनित शाब्दिक आउटपुट को समझने के लिए उपयोगी है? इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर्स। तो इसमें आपका जो ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर्स डिवाइस है यह दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कंप्यूटर जनित शाब्दिक आउटपुट को समझने के लिए उपयोगी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा प्रोसेसर का उदाहरण है? विंडोज 10, कंपाइलर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर या लिनक्स। तो इनमें से भाषा प्रोसेसर का जो उदाहरण है वो है आपका कंपाइलर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? मुफ्त सॉफ्टवेयर, खरीदने से पहले आजमाने वाला सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है खरीदने से पहले आजमाने वाला सॉफ्टवेयर और उसके बाद इसमें आपको पेमेंट देना होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा टीका जन्म पर दिया जाता है? डीपीटी, डीटी, मिसल्स, बीसीजी। तो बीसीजी का जो टीका है वो जन्म पर दिया जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब तक जितने भी एनएचएम के एग्जाम हुए सभी का पेपर एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया गया है। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? कोलोनोस्कोपी, मेमोग्राफी, पैप स्मीयर, पीएसए टेस्ट। तो स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए मेमोग्राफी स्क्रीनिंग परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस पोषक तत्वों की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? विटामिन से क्वेश्चन पूछा है कि कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, लोह तत्व, विटामिन डी। तो विटामिन सी की कमी से आपका जो स्कर्वी रोग है वो होता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी की ऊष्मायन यानी कि इंक्यूबेशन अवधि है वो कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है 30 से 180 दिन, 10 से 50 दिन, 100 से 160 दिन, 90 से 150 दिन। तो हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसमें जो ऊष्मायन अवधि है वो आपकी होती है 30 से 180 दिन की, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक साइड रोगों के प्रकार है, दूसरी साइड उनके उदाहरण दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले है वेक्टर जनित रोग कौन सा है? तो वेक्टर जनित रोग आपका मलेरिया है। अब पहले का दूसरा आप ऑप्शन में देखोगे तो आपके एक ही ऑप्शन में देखने को मिला, तो आगे के चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप एग्जाम में अपना समय भी बचा सकते हैं कि जब ऑप्शन आपको एक ही सेम दिखे और बाकी ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं दिखे, उस कंडीशन में बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ हम आपको बता देते हैं, संक्रामक रोग है आपका क्षय रोग है। जूनोटिक रोग की बात करें तो ये हो जाएगा रेबीज। जल जनित रोग की बात करें तो ये हो जाएगा आपका हेजा। यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDGs। अब SDGs को कहते हैं सतत विकास लक्ष्य में टोटल कितने लक्ष्य शामिल हैं? 8, 10, 15, 17। तो SDGs में टोटल 17 लक्ष्य शामिल हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। HIV से संक्रमित रोग की पहचान प्रथम बार कब हुई थी? 1984, 1985, 1986, 1987। तो भारत में HIV से संक्रमित रोग की पहचान सबसे पहले 1986 में हुई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ANM की फुल फॉर्म पूछ ली है। CHO के पेपर में ANM की फुल फॉर्म पूछ ली है। आपके पास ऑप्शन है सहायक नर्स प्रसूति विद्या, सहायक नर्स मिशन, सहायक राष्ट्रीय मिशन, सहायक राष्ट्रीय उद्देश्य। तो इसमें ANM की जो फुल फॉर्म होती है वो आपका हो जाएगा एक, सहायक नर्स प्रस्तुति विद्या। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी
आपकी एएनएम की फुल फॉर्म है। अब सीएचओ के पेपर में आपको एएनएम की फुल फॉर्म पूछ ली तो हो सकता है एएनएम के पेपर में आपको कहीं सीएचओ की फुल फॉर्म ना पूछ ले, इसलिए आपको पता होनी चाहिए सीएचओ की फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्प्रेडशीट को और किस नाम से जाना जाता है? वर्कशीट्स, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट्स या चार्ट्स? तो स्प्रेडशीट को और किस नाम से जाना जाता है? वर्कशीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फायरवॉल क्या कार्य करता है? नेटवर्क तक अवैध पहुंच को रोकता है, कंप्यूटर की गति बढ़ाता है, कंप्यूटर का स्टोरेज बढ़ाता है या डेटा फाइल्स का नियमित अंतराल पर बैकअप लेता है? तो फायरवॉल है वो क्या कार्य करता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल आपका नेटवर्क तक अवैध पहुंच को रोकता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स SARS की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है सीवियर एक्यूट रेनल सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सब एक्यूट रेनल सिंड्रोम। तो सार्स की जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार में पहला कदम क्या होता है? यानी कि आपको मालूम है जब कभी कुत्ता काट लेता है तो उसमें प्राथमिक उपचार लिया जाता है, उसमें भी पहला कदम क्या है? आपके पास ऑप्शन है जख्म के ऊपर पट्टी बांधे, छोटे घाव को नज़रअंदाज कर दें, घाव को तुरंत कसकर पट्टी से ढक दें, घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोए। जब कुत्ता काट लेता है तो सबसे पहला कदम यही होता है कि जहाँ कुत्ते ने काटा है वहाँ पर घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोए, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी जिसे कहते हैं क्षय रोग का कारण बनने वाला जीव कौन सा है? एम ट्यूबरक्लोसिस, बी परटूसिस, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया या मिक्सोवायरस? तो टीबी का कारण बनने वाला जीव है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि एम ट्यूबरक्लोसिस, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राइनाइटिस क्या है? गले की सूजन, कान का दर्द, नाक की सूजन, रेटिना का रोग? तो नाक में जो सूजन होती है उसे कहा जाता है राइनाइटिस, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आयरन किस खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल या शक्कर? तो आयरन आपके हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी के क्वेश्चन आए हैं और हिंदी में जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था टॉपिक जो फिक्स है वहाँ से हर शिफ्ट में पूछा जाता है, जिसमें आपके पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, लोकोक्ति या मुहावरे हैं, शब्द युग्म हुए आदि। तो क्वेश्चन है कि विपत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या है? विजय, संपत्ति, वियोग, निर्विवाद? तो संपत्ति का विलोम शब्द विपत्ति होता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही अर्थ युक्त नहीं है? शब्द युग्म में पूछा है अपेक्षा का अर्थ आशा होता है, उपेक्षा का अर्थ अवहेलना होता है, ये तो सही है। इति विघन दे रखा है और इति पूर्णता दे रखा है। उपल यानी पत्थर सही है, उत्पल यानी कमल सही है, कृत यानी किया हुआ ये भी सही है, कृत यानी खरीदा हुआ। लेकिन ये जो इति और इति दे रखा है ये गलत है, तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उच्चारण क्या होगा, यानी कि इति और कैपिटल इति में जो लिखा हुआ है इसका सही शब्द युग्म क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पूछा है पर्यायवाची शब्द। अब जब मैं कभी कभी कहता हूँ कि एक ही ऑप्शन आपके सेम हो जाते, उस कंडीशन में आपको सम्मिलित करने के लिए फिर चारों ऑप्शन देखने होते हैं, जैसे कि आज वाला क्वेश्चन हो गया है। इसमें जैसे कि सबसे पहले पर्यायवाची शब्द जमुना का पूछा है। अब जमुना का पर्यायवाची शब्द होता है रवि तनिया। अब पहले का सी आप जब देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में भी पहले का सी है और ऑप्शन नंबर सी में भी पहले का सी है। इस कंडीशन में हम वापस दूसरा चेक करेंगे, क्योंकि दूसरे में आप देख सकते हैं दोनों में ऑप्शन अलग अलग है। तो जब हम दूसरा स्टेप देखते हैं वसन, वसन में जब पता चलता है हमें कि दुकूल होता है इसका पर्यायवाची शब्द।
तो दूसरे का ए जब आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो आगे फिर हम चेक करने की दो आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं। अब रमा पूछा है, रमा का अर्थ होता है पद्मा और रात का होता है यामिनी, यानी कि CADB आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे संधि विच्छेद का पूछा है, जो कि हर शिफ्ट में पूछते हैं। या तो संधि विच्छेद पूछ लेते हैं या शब्द देकर पूछ लेते हैं कौन सी संधि होगी, या फिर इस क्वेश्चन को सुमिलित रूप में भी पूछ लिया करते हैं। तो मुनि शब्द की सही संधि विच्छेद क्या है? मुनि प्लस इस, मुनि प्लस इस, मुनि प्लस इस, मुनि प्लस इस। तो इसमें आप देखोगे तो मुनिस की जो संधि विच्छेद होती है वो होती है मुनि प्लस इस। बड़ी ई की मात्रा आएगी, छोटी ई की नहीं आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो डी आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अनुज शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अनुपसर्ग, अउपसर्ग, अनुपसर्ग, अनुपसर्ग। तो अनुज में आपका अनुपसर्ग होगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे गलत कथन का चयन कीजिए। पहला दे रखा है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो हाँ, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ये तो सही है। फिर दे रखा कर्मधारय समास में पहला पद विशेष्य होता है, ये गलत है, क्योंकि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद है वो विशेष्य होता है। फिर दे रखा जहाँ दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास है, ये सही है। जिस समास में पहला पद अवयव हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो कि गलत कथन है। यहाँ पर लिखा हुआ कर्मधारय समास में पहला पद विशेष्य होता है, जो कि गलत है, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक साइबर अपराधी द्वारा वायरस और अन्य मैलवेयर फैलाने का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो साइबर क्रिमिनल होता है वो वायरस फैलाता है, वो क्यों फैलाता है, उसका उद्देश्य क्या है फैलाने के पीछे का। आपके पास ऑप्शन है सिस्टम सुरक्षा को सुधारना, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन यानी कि उग्राही के लिए निजी और गोपनीय डेटा चुराना, सिस्टम की कमजोरियों को ठीक करना, संगठनों के खोए हुए डेटा की रिकवरी में मदद करना। अब आपको मालूम है साइबर क्रिमिनल होते हैं वो ठग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और एक्सटॉर्शन के लिए निजी और गोपनीय डाटा है वो चुराते हैं व्यक्तियों के। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा गया था कि नीचे दिए गए 4 में से 3 डिवाइस लोकेटर डिवाइस श्रेणी में आते हैं केवल एक को छोड़कर। तो वो एक कौन सा है जो कि लोकेटर डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है? आपके पास ऑप्शन है टच स्क्रीन, टच पैड, डिजिटाइजिंग टैबलेट, जॉयस्टिक। तो जो इनपुट नहीं है वो टच स्क्रीन है, जो कि आपके लोकेटर डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सेल में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले 2 प्रकार के सेल रेफरेंस कौन से हैं? एक्सेल में आमतौर पर 2 प्रकार के सेल रेफरेंस उपयोग किए जाते हैं, वो कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन है स्थिर और गतिशील, निरपेक्ष और सापेक्ष, स्थिर और लचीला, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एक्सेल में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले जो 2 सेल्स है वो आपके हैं निरपेक्ष और सापेक्ष, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? 160 दिन, 120 दिन, 140 दिन, 180 दिन। तो एरिथ्रोसाइट्स का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। आपको डेली इस यूट्यूब चैनल पर पेपर एनालिसिस देखने को मिलते हैं, यानी कि जैसे जैसे एनएचएम के पेपर होते हैं वैसे वैसे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उनके एनालिसिस देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सभी पेपर हो जाने के बाद एक साथ हम कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य से रिलेटेड दिवस कौन सा कब मनाया जाता है, ये इतने दिन नहीं पूछा गया, आज जाके पूछा गया है। और इस पर मैं आपके लिए एक अलग से टॉपिक भी ला चुका था, जिसमें मैंने आपको पिछले 12 महीनों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी दिवस है वो करवाए थे, और उसमें मैंने आपको विश्व एड्स दिवस का भी बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो, जहाँ एक अलग से टॉपिक है, थंबनेल में लिखा हुआ है स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी दिवस है वो थीम है उसके बारे में। तो यहाँ पूछा गया विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 7 अप्रैल, 22 जून, 1 जुलाई, 1 दिसंबर। तो विश्व एड्स दिवस है ये आपके प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुमन पहल को महिलाओं के लिए सम्मानजनक और गरिमामय देखभाल प्रदान करने के लिए कब शुरू की गई थी? 10 जुलाई 2019, 10 अगस्त 2019, 10 सितंबर 2019, 10 अक्टूबर 2019। तो सुमन पहल को कब शुरू किया गया है? सुमन पहल को 10 अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा। अब करंट अफेयर के एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं और करंट अफेयर अभी तक जो पूछी गई वो आपके दिसंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के बीच में ही पूछी गई थी। तो आज की करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। तो राजस्थान में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन आपके जयपुर शहर में किया गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्टैटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो पदार्थ के कण अगर निरंतर गतिशील कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो उनमें गतिज ऊर्जा ही होगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खालिस्तान अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता कौन है? कंडरा, स्नायु, उपास्थि, एपिडर्मिस। तो कंडरा अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण एक अकेली कोशिका से होता है जो क्या कहलाती है? अंड कोशिका, उत्तक, जायगोट, भ्रूण। तो आपको मालूम है मानव शरीर का निर्माण एक अकेली कोशिका से होता है जिसे युग्मनज कहते हैं, और जहाँ यहाँ लिखा हुआ जायगोट, ये युग्मनज का ही नाम है जायगोट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी से पूछा गया है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? विस्तार, संक्षेप, थोक, खुदरा, पुरस्कार, परितोष, ध्रुत, मंथर। तो विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप एकदम सही है, थोक का विलोम शब्द खुदरा सही है, ध्रुत का विलोम शब्द मंथर भी सही है, लेकिन जो पुरस्कार का परितोष दे रखा है ये गलत है, क्योंकि पुरस्कार का जो विलोम शब्द है वो तिरस्कार होता है। पुरस्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असंक्रमित बीमारी है? यानी कि जो फैलने से नहीं बढ़ती है या जो बीमारी नहीं फैलती है वो होती है असंक्रमित बीमारी, और संक्रमित बीमारी होती है वो जो फैलती है। यानी कि अगर किसी को हो रखा है, उसने छींका या खांसी की, तो उससे वो दूसरे में फैलती है, वो होती है संक्रमित, और जो नहीं फैलती है वो होती है असंक्रमित। तो अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी है वो बीमारी असंक्रमित है? आपके पास ऑप्शन है मलेरिया, क्षय रोग, कैंसर, माता, या जिसे चेचक कहा जाता है। तो इसमें कैंसर है, ये आपकी असंक्रमित बीमारी है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मलेरिया, क्षय और माता है ये आपके संक्रमित बीमारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एनीमिया की रोकथाम के लिए क्या देते हैं? एनएचएम के अंतर्गत एनीमिया की रोकथाम के लिए क्या दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है IFA, आयोडीन गोली, आई पिल्स, क्लोरीन गोली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IFA। इसकी फुल फॉर्म होती है आई यानी आयरन, F यानी फॉलिक, ए यानी अम्ल, जिसे कहते हैं एसिड। तो IFA, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संक्रामक बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है वो क्या कहलाती है? नेत्र संक्रमण, अस्पताल से प्राप्त संक्रमण, जूनोसिस, वर्टिकल संक्रमण। तो संक्रामक बीमारी जो जानवरों से मनुष्य के अंदर फैलती है वो कहलाती है जूनोसिस। जूनोसिस बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो आपके सभी पेपरों में हिंदी में टॉपिक वो फिक्स होते हैं, या मुहावरे लोकोक्ति से पूछते हैं, शुद्ध अशुद्ध से पूछते हैं, शुद्ध वाक्य या शुद्ध शब्द से पूछ लेते हैं, विलोम शब्द से आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द से आ रहे हैं, समास से आ रहे हैं, संधि से आ रहे हैं। इस तरह से हिंदी में जो टॉपिक है ये आपके 7-8 टॉपिक वो पढ़ के जाइए,
उसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ आपको वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है वो बताना है। मानवीकरण सही लिखा हुआ है, शारीरिक भी सही लिखा हुआ है, आजीविका भी सही लिखा हुआ है, लेकिन परीक्षित है ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका शुद्ध शब्द कौन से होगा? ये हो जाएगा परीक्षित का शुद्ध शब्द, यानी कि र की मात्रा में फर्क आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस चारण, उद प्लस चारण, उच्च प्लस चारण, उच्च प्लस आरण। तो उच्चारण की संधि विच्छेद होगी उत प्लस चारण, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि का उदाहरण है उच्चारण, और इसका संधि विच्छेद हुआ है उत प्लस चारण, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द युग्म का क्वेश्चन है, जलज और जलद शब्द युग्म का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है बादल कमल, कमल बादल, संसार बादल, बादल संसार। तो जलज का अर्थ तो हुआ कमल और जलद का अर्थ हुआ है बादल। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका कमल और बादल, न कि बादल और कमल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अब आप ये मत सोचना ए और बी दोनों ऑप्शन सेम है, सेम नहीं है। यहाँ पर जो पहले दे रखा है जलज, तो उसका जलज का अर्थ कमल होता है न कि बादल होता है, और जलद दे रखा है उसका अर्थ बादल होता है न कि कमल होता है। तो ये फ़र्क है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं लगा है? प्रसार, प्रत्यक्ष, प्रस्थान, प्रचार। अब देखो, सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी में प्र उपसर्ग है, लेकिन प्र उपसर्ग उसमें लगेंगे आप जिसके टुकड़े करो और जिसका कुछ अर्थ निकलता है, इसका मतलब उसमें तो प्र है। जिसका अर्थ नहीं निकलता है तो उसका मतलब कि उसमें प्र उपसर्ग नहीं है। अब देखो, सबसे पहले है प्रसार। अगर मैं इसके टुकड़े करूँ तो होगा पर प्लस सार, सार का अर्थ निकल रहा है, यानी कि एक अर्थ वाला शब्द वो बन रहा है, इसका मतलब इसमें तो प्र सही है। फिर दे रखा प्रस्थान, प्रस्थान के टुकड़े करूँ तो होगा प्र प्लस स्थान, ये भी सही है, स्थान को हम जगह कहते हैं, तो यहाँ भी अर्थ बन रहा है। टुकड़े करने के बाद जो पीछे बचा शब्द का अर्थ बन रहा है, इसका मतलब इसमें भी प्र सही है, प्रसार में भी प्र सही है। उसके बाद दे रखा है प्रचार, प्रचार के जब टुकड़े करूँ तो प्र प्लस चार होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी टुकड़े करने के बाद इसका अर्थ बन रहा है चार, चार एक संख्या हो गई, तो इसका मतलब इसमें भी प्र उपसर्ग होगा। अब जब मैं अगर प्रत्यक्ष का टुकड़े करूँ तो प्र प्लस तयक्ष, तयक्ष का तो कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें प्र उपसर्ग नहीं है। तो कौन सा उपसर्ग हुआ? इसमें प्रति प्लस अक्ष होगा प्रत्यक्ष का, तो अक्ष का तो अर्थ बनता ही है, तो इसमें जो उपसर्ग वो प्रति होगा ना कि प्र। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम के जैसे जैसे एग्जाम आयोजित होंगे उनके पेपर के एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। अब समास का पूछा है, सही विकल्प को सुमिलित करना है। एक साइड आजीवन, रतन जड़ित, पंचतंत्र, यश अपयश, और दूसरी साइड तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास। सबसे पहले आजीवन, आ उपसर्ग आ रहा है और जिसमें उपसर्ग आता है वो कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है, यानी कि पहले का जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, अव्ययभाव समास। अब मैं जब ऑप्शन में देखूंगा तो आप देख सकते हैं पहले का डी ऑप्शन नंबर सी के अलावा किसी में नहीं है, तो इससे मैं क्या एग्जाम में अपना समय बचा सकता हूँ। सुमिलित वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जब आप पहला ही एक बार चेक कीजिए, हो सकता है किस्मत से आपके चारों ऑप्शन में जो आपका सही हो रहा है वो एक ही ऑप्शन में देखने को मिले। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आजीवन में अव्ययभाव समास है, पहले का चौथा आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है सी। तो आगे मुझे नहीं भी आएंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ आगे वाले समास के बारे में, क्या पता आपको वो अगले में वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ ले, जैसे सुमिलित में ना पूछकर ऐसे सिंगल क्वेश्चन पूछ ले। जैसे रतन जड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, संख्या का उल्लेख हुआ है। यश अपयश में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, यानी कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर कभी ऐसा हो कि पहले का जैसे यहाँ चौथा यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, कभी कभी आपको दो ऑप्शन में सेम दिख जाए, तब उस कंडीशन में आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDGs के 5 P कौन से हैं? स्मृति, ग्रह, शांति, लोग, भागीदारी। शक्ति, ग्रह, शांति, लोग, सुरक्षा। भागीदारी, जनसंख्या, शांति, समृद्धि, लोग।
लाभ, शांति, ग्रह, शक्ति, लोग। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG, जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके जो 5 P है वो है आपके समृद्धि, ग्रह, शांति, लोग और भागीदारी का हो या साझेदारी का हो या पार्टनरशिप का हो, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक दोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होंगे आपके लिए, और आपके लिए ऐसे ही हम कंटेंट लेके आएंगे, यानी कि पेपर का एनालिसिस लेके आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि मज्जा की सबसे बड़ी कोशिका है? लिम्फोसाइट, मेगाकार्योसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। तो अस्थि मज्जा की सबसे बड़ी कोशिका है वो आपके मेगाकार्योसाइट है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण, वेरियोला जोस्टर वायरस के कारण, मिक्सो वायरस के कारण, रूबुला वायरस के कारण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो चिकन पॉक्स है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? यहाँ आपको समसूत्री विभाजन की अलग अलग अवस्थाएं दे रखी है, आपको बताना है अवस्थाओं का जो सही क्रम है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ प्रोफेज, साइटोकाइनेसिस, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऑप्शन सी में दे रखा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है एनाफेज, मेटाफेज, साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज, टीलोफेज। तो समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं का जो सही क्रम है वो सी सही है, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन का जो स्थान है वो कहाँ पर है? अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, योनि में। तो महिला प्रजनन तंत्र में फैलोपियन ट्यूब में निषेचन का स्थान होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 2 जून से लेकर जो 8 जून तक एग्जाम आयोजित हुआ उनमें एक पेपर में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सार्स की फुल फॉर्म क्या है। और ये लगभग अभी 6-7 तारीख का ये कोई पेपर हुआ, 7 को पेपर नहीं था, 5-6 तारीख में से ही कोई पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आपको बताना है कि सार्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। आपके पास ऑप्शन है, इससे पहले क्वेश्चन था महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन, आपका फैलोपियन ट्यूब हो चुका है। पहला ऑप्शन दे रखा है सीवियर एक्यूट रीनल सिंड्रोम या सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सब एक्यूट रीनल सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी भी NHM एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, यानी कि वापस रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय रस का अत्यधिक अम्लीय pH किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। तो आमाशय रस का जो अत्यधिक अम्लीय pH है वो HCl के कारण होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जीके से पूछा गया क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, भारत, जर्मनी, अमेरिका। तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में आपका जिनेवा है और वहाँ पर आपका WHO का मुख्यालय स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? DPT, BCG, MMR, हेपेटाइटिस ए। एक तो हेपेटाइटिस बी का दिया जाता है और दूसरा BCG का जो टीका है ये जन्म के समय दिया जाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ में दे रखे एक साइड स्तर और दूसरे साइड उनके लक्षण आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर है वो राइट होगा। सबसे पहले दे रखा है रासायनिक स्तर। अब हम रासायनिक स्तर में किसकी बात करते हैं? यानी कि केमिस्ट्री में हम किसकी बात करते हैं? अणु और परमाणु की, यानी कि पहले का बी, तो पहले का हो जाएगा बी। इसके बाद दे रखा है कोशिका स्तर, शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई को हम कोशिका ही तो कहते हैं, तो दूसरे का ये। इसके बाद आता है उत्तक स्तर,
उत्तक स्तर कोशिकाओं के समूह को ही हम कहते हैं उत्तक स्तर। तीसरे का डी अंग स्तर, विभिन्न प्रकार के उत्तकों का एक साथ जुड़ना अंग स्तर ही कहलाता है। चौथे का सी अंग प्रणाली स्तर। अंग प्रणाली स्तर हम संबंधित अंग एक सामान्य कार्य के साथ देखते हैं तो अंग प्रणाली स्तर, यानी कि पांचवे का एफ। संगठनात्मक स्तर, संगठनात्मक स्तर पीछे बच गया, शरीर के सभी भाग एक साथ कार्य करते हैं, संगठित होते हैं, तो हो गया छठे का ई। अब ऑप्शन नंबर बी, ए, डी, सी, एफ, ई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर आपको समय बचाना होता एग्जाम में तो आपको सिर्फ ए ही चेक करना था कि रासायनिक स्तर, अणु, परमाणु, पहले का बी, और जब आप ऑप्शन में देखते हैं पहले का बी सिर्फ और सिर्फ बी में ही है, तो आगे इतना ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता भी नहीं थी। तो इस तरह से क्या आपका एग्जाम में समय भी बच जाएगा और आप क्वेश्चन को भी सही तरह से कर लोगे। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कौन से वर्ष में लागू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 1955, 1960, 1958, 1953। तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है ये आपके 1953 में लागू किया गया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद कब स्थापित किया गया है? 1947, 1948, 1949, 1950। तो आपको मालूम होगा भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन को निम्नलिखित कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? वसा घुलनशील विटामिन, जल घुलनशील विटामिन, वसा घुलनशील विटामिन और जल घुलनशील विटामिन, दोनों खाद्य पदार्थ घुलनशील विटामिन। तो आपको मालूम है विटामिन को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक वसा घुलनशील विटामिन और एक होता है जल घुलनशील विटामिन। जल में आते BC और ADE के विटामिन आते वसा में। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को, जीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? किस स्थान को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आगे भी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको वापस से देखने को मिल जाए। आपके पास ऑप्शन है कलकत्ता, ढाका, मिदनापुर, अवध। तो बंगाल आर्मी की जो पौधशाला है वो कहा जाता है अवध को, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड मेले है और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा युग में सही नहीं है। दद्दीमती माता का मेला गोट मंगलोद, दुलेव का मेला केसरिया जी, भरतहरि का मेला करौली, शिवरात्रि का मेला एकलिंजी। तो शिवरात्रि का मेला एकलिंजी सही है, दुलेव का मेला केसरिया जी भी सही है, दद्दीमती माता का मेला गोट मंगलोद भी सही है। तो गलत क्या है? गलत है भरतहरि का मेला, जो कि यहाँ करौली लिखा हुआ गलत है, क्योंकि भरतहरि का मेला आपके अलवर जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। वीडियो पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के पेपर की भी चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर निर्मित है? सतलुज, गंगा, महानदी, कोसी। तो हीराकुंड बांध है यह आपके महानदी नदी पर निर्मित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब किस्म से क्वेश्चन इन्होंने पहले जो 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, यानी कि 2 जून को जो 2 पेपर हुए थे मॉर्निंग और इवनिंग, उन दोनों में पूछे थे, और उसके बाद आज वापस पूछा है जीके में कि किस्म से क्वेश्चन कि कौन सी फसल की किस्म है। जैसे कि यहाँ पूछा है चंबल 65 है, ये कौन सी फसल की एक किस्म है? चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा। तो चंबल 65 आपके गेहूँ की एक किस्म है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? सांता क्रूज, कोचीन, कांडला, चेन्नई। तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत में कांडला में स्थापित किया गया था, और कांडला भारत के कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए हिंदी, कंप्यूटर, जीके के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी सब्जेक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है जिसने दुख नहीं भोगा वो दुखिया का कष्ट नहीं समझता, एक बार धोखा खाने वाला अधिक सावधान हो जाता है, अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा होता है, 2 असमान व्यक्तियों की तुलना। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है 2 असमान व्यक्तियों की तुलना, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
RMNCAH+N का अर्थ क्या हुआ? यानी कि यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा रही है RMNCAH+N, इसका अर्थ क्या हुआ? आपके पास ऑप्शन है प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बाल्य किशोर स्वास्थ्य प्लस राष्ट्र, या फिर प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बाल्य किशोर स्वास्थ्य प्लस परिचर्या, या प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बाल्य किशोर स्वास्थ्य प्लस उत्तम, या फिर प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बाल्य किशोर स्वास्थ्य प्लस पोषण। तो RMNCAH+N इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपके प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बाल्या किशोर स्वास्थ्य प्लस पोषण, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2025 में। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर शिफ्ट में आपके जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूछा गया है कि 2025 में DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में किस मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल किया है? आपके पास ऑप्शन है अस्त्र MK1, आकाश MK1, पिनाका MK2 या नाग MK2। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2025 में DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में मिसाइल का नाम है नाग MK2 का सफल फील्ड ट्रायल किया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? आयुष्मान भारत कार्यक्रम के मुख्य रूप से दो प्रमुख घटक है, वो दो घटक कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं निर्मल भारत अभियान, या सौ जल धारा एवं भारत निर्माण, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और स्वच्छ भारत मिशन। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो दो मुख्य घटक हैं, एक तो आपके स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का है और दूसरा आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वंदे मातरम योजना है, ये किसके लिए है? स्वैच्छिक प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए, आपातकालीन स्वैच्छिक परिवहन सेवाओं के लिए, आपदा में स्वैच्छिक सामाजिक सेवाओं के लिए, स्वैच्छिक सुरक्षित मातृत्व सेवाओं के लिए। तो वंदे मातरम जो योजना है ये आपके स्वैच्छिक सुरक्षित मातृत्व सेवाओं के लिए योजना है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इस पेपर की PDF बहुत मुश्किल से मिली है और वो भी PDF इस तरह से मिली है कि क्वेश्चन थोड़े साफ नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन बोल दूंगा जिससे कि आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है? आपके पास ऑप्शन है लिथियम, मरकरी, सल्फर, आयोडीन। तो जो मरकरी धातु है ये कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के भी पेपर होंगे तो उनके भी एनालिसिस आपको इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड आपके स्वास्थ्य कार्यक्रम है और दूसरी साइड उनके शुरुआत करने का वर्ष दे रखा है। जैसे सौ जल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? 2002 में, पहले का दूसरा। अब आगे ऑप्शन चेक करने से पहले आप चेक कर लीजिए पहले के दूसरे। अब आपको ऑप्शन नंबर डी में भी देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में भी देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है भारत निर्माण का हो जाएगा 2005। अब बी का सी जब आप देखोगे तो बी का सी आपको ए के ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ए, तो बाकी तीसरा चौथा चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप अपना समय है वो परीक्षा में बचा सकते हैं। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको फिर भी बता देते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो 2013 हो जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो 2014 हो जाएगा। इसका मतलब BCDA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुमेलित वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से सॉल्व करने से एग्जाम में आपका समय भी बच जाएगा और क्वेश्चन भी सही होने के ज़्यादा चांस रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता। तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है ये आपके नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ई गवर्नेंस एक्सचेंज में कौन कौन से सरकारी स्तर शामिल हैं? आपके पास ऑप्शन है केवल स्थानीय, राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका, स्थानीय स्तर, केवल राष्ट्रीय और राज्य,
केवल राष्ट्रीय। तो ई गवर्नेंस एक्सचेंज की बात करें तो इसमें सरकारी स्तर जो आपके शामिल है वो राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका और स्थानीय स्तर ये सभी है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि काफ़ी हद तक कौन से पदार्थ का उपयोग सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप बनाने के लिए किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है लेड, सेमीकंडक्टर सामग्री, प्लास्टिक, आयरन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काफ़ी हद तक सेमीकंडक्टर सामग्री, जैसे आप सिलिकॉन भी कह सकते हैं। तो उन पदार्थ का उपयोग किया जाता है सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके पास ऑप्शन है 1820, 1975, 1920, 1950। तो भारतीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1920 में की गई है। अब ये क्वेश्चन इसी पेपर में 2 बार पूछ लिया है, यानी कि आगे अब सुमिलित वाला आएगा, उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय रेड क्रॉस संस्था और आपको सुमिलित करना है, और भी 2-3 संस्था दे रखी है। और यहाँ पर इस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लिया है कि भारतीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब की गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, एक साइड दर है और दूसरी साइड प्रकार दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर में आपका क्या होते हैं, मृत्यु की संख्या गिनी जाती है। मात्र मृत्यु दर में क्या किया जाता है, इसमें मात्र जो मृत्यु हैं, जिन मात्र की मृत्यु हुई है, माताओं की मृत्यु हुई है, उनकी संख्या गिनी जाती है। बीमारी दर में क्या होता है, बीमारी दर में रोगों की संख्या को काउंट किया जाता है। और भ्रूण मृत्यु दर में भ्रूण की मृत्यु की संख्या को काउंट किया जाता है, यानी कि CBAD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पहले का सी जब आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में भी है और ऑप्शन नंबर बी में भी है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि दूसरे में डी दे रखा है और यहाँ बी दे रखा है, जबकि बी करेक्ट है, इसका मतलब जो डी आपका सही हो जाएगा। फिर आपको तीसरा और चौथा चेक करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मैंने फिर से आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन आपको साफ नहीं नज़र आएंगे, मुश्किल से इस पेपर की PDF मिली है, तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, जो लिखा हुआ वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, एक साइड आपके यहाँ कार्यक्रम दे रखे हैं और दूसरी साइड उनकी स्थापना दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो इसका हो जाएगा 1953। इसके बाद आपका दे रखा है राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा 1962। राष्ट्रीय कार्यक्रम आपदा अंधता नियंत्रण, तो इसमें आपका हो जाएगा 1976। और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें आपका हो जाएगा 1955। अब पहले का भी जब आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी में देखने को नहीं मिल रहा है, तो बाकी के चेक करने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MCTS की फुल फॉर्म क्या है, विस्तारित रूप क्या है। आपके पास ऑप्शन है मातृ और शिशु उपचार सेवाएं, मातृ और शिशु परिवहन सेवाएं, मातृ और शिशु ट्रैकिंग सिस्टम, मातृ देखभाल और उपचार योजना। तो MCTS की फुल फॉर्म होती है मातृ और शिशु ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत है ये कब की गई थी। आपके पास ऑप्शन है 12 अप्रैल 2005, 16 अप्रैल 2005, 22 अप्रैल 2005 या 10 अप्रैल 2005। तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे जिनका भी एग्जाम है वो ये जरूर देख ले कि जननी सुरक्षा योजना की स्थापना कब की गई है, NHM की कब की गई है, RMNCH+N की फुल फॉर्म क्या है। ऐसे जो 3-4 क्वेश्चन हैं जो बार बार मैंने देखे हैं, 2 से 3 बार वापस पूछ लिए गए हैं, तो वो जरूर देखें, हो सकता है आगे आपको GNM या ANM के पेपर में भी वो देखने को मिल जाए। जैसे एक क्वेश्चन SARS की फुल फॉर्म का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वसाधुलित विटामिन का प्रकार नहीं है, D, K, C, A। अब आप सभी को मालूम है विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन B और विटामिन C, तथा वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो आप इसमें देख सकते हैं विटामिन C है, ये आपका विटामिन जो है वसा में घुलित प्रकार का नहीं है, ये जल में घुलित प्रकार का है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा C।
बाकी ए, डी, ई और के आपके वसा में घुलित विटामिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग के इलाज में डॉट्स DOTS की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रेटजी, डिसीज ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट सिस्टम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। तो DOTS की फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी पेपर होंगे NHM के, तो उनके भी एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एडिसन बीमारी कौन सी ग्रंथि का एक विकार है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, त्वचा, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो एडिशन बीमारी की बात करें तो ये आपके एड्रिनल ग्रंथि का एक विकार है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड शब्द हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं और हिंदी के कुछ क्वेश्चन आपको साफ नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोल के बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। एक साइड शब्द है और दूसरी साइड संधि दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ मनवंतर का लिखा हुआ है, तो इसमें आपकी जो संधि होगी वो अयादि संधि होगी। इसके बाद लोकोक्ति दे रखा है, लोकोक्ति की बात करें तो उसमें दीर्घ संधि होगी। हरिच्छा की बात करें तो हरिच्छा में आपकी यण संधि होगी, और दायक की बात करें तो इसमें आपकी गुण संधि होगी। तो करेक्ट आंसर BACD आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको पहले का मालूम होता, यानी कि पहले का बी, तो आप देख सकते हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही पहले का बी है, बाकी किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उपसर्ग से पूछा गया है हिंदी में उपसर्ग से। अब देखो हिंदी में आपके टॉपिक फिक्स रहते हैं, जैसे वाक्यांश के लिए शब्द हुआ है, शब्द शुद्धि हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, समास हो गया, संधि हो गए, तो यहीं से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक आप जरूर कवर कर लीजिए। उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग युक्त है? यानी कि आपको हर ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं 3-3 का जोड़ा दे रखा है, तो आपको वो जोड़ा सेलेक्ट करना है जिसके सभी शब्दों में उपसर्ग होने चाहिए। जैसे कि आप सबसे पहले देखोगे प्रबल में प्र उपसर्ग है, स्वागत में सु उपसर्ग है, परिपूर्ण में भी परि उपसर्ग है। इसके बाद दूसरे में देखोगे संकल्प में सम उपसर्ग है, विदेश में वि उपसर्ग है, लेकिन सालाना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। इसके बाद अज्ञान में अ उपसर्ग है, दुर्गुण में दुर उपसर्ग है, लेकिन समाज में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपार में उपसर्ग है, उड़ान में कोई भी उपसर्ग नहीं है, सुनार में सु उपसर्ग है। तो इस तरह से जो पहला है ए, इसमें आपके जो 3 दे रखे तीनों के तीनों में उपसर्ग युक्त शब्द है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं में मातृ मृत्यु दर को कम करना, गर्भवती महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जननी सुरक्षा योजना की बात करूं तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गर्भवती महिलाओं में मातृ मृत्यु दर को कम करना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया है? 2006, 2005, 2004, 2008। अब देखो यहाँ पूछा जा रहा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि आपको सभी को मालूम है, चाहे पेपर 2 जून वालों का था या 13 जून वालों का है, सभी के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम ही है। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो आप ये सुन लीजिए, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, पेपर आपका 450 नंबर का, फिर चाहे आपका ANM का एग्जाम हो या GNM का हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो NHM के। नेगेटिव मार्किंग -1 है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपने गोला नहीं भरा है, एक भी गोला नहीं भरा, तब आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, पहले हम क्या करते थे, अगर पेपर में नेगेटिव होती थी तो हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो हम खाली छोड़ देते थे, लेकिन अब आपको खाली नहीं छोड़ना, खाली छोड़ोगे तो भी आपके नंबर कटेंगे। और अगर आपने
क्वेश्चन नंबर के 10%, यानी कि क्वेश्चन है 150, इसका 10% होता है 15। अगर आपने पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 15 से कम संख्या हुई, जैसे कि 12 हुई, 11 हुई, 10 हुई, तब आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5वां ऑप्शन है उसमें गोला भर लीजिए। इससे क्या होगा, ना तो आपके नंबर कटेंगे और न ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। ये मुझे जहाँ तक मुझे पता है आप सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है किसी एक भी स्टूडेंट को नहीं मालूम हो तो उन्हें भी पता चल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सामने आप देख सकते हैं। सबसे पहले दे रखा है आधार। तो आधार में आप देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवलंब, सहारा, आश्रय। आलोचना का हो जाएगा टीका टिप्पणी, समीक्षा, गुणदोष। इंद्र का हो जाएगा मध्वा, पुरंदर, देवेंद्र। इष्ट का हो जाएगा वांछनीय, काम्य, इच्छित। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये अगर हम डायरेक्ट ऐसे देखे जाए कि पर्यायवाची शब्द एक साइड लिखा हुआ आधार, आलोचना, इंद्र, इष्ट, दूसरी साइड सीधा हम देखें टीका टिप्पणी, समीक्षा, गुणदोष, वांछनीय, काम्य, इच्छित, अवलंब, सारा, आश्रय, मध्वा, पुरंदर, देवेंद्र, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसे क्या करना है, हमें जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं हिंट ऐसा मिल ही जाता है जहाँ से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, खासकर तब जब आपका पर्यायवाची शब्द सुमेलित में पूछा जाए। अब देखो यहाँ आपको कैसे चेक करना है, अगर ये एग्जाम में आ जाए और आपको पर्यायवाची का ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, यानी कि ज़्यादा पर्यायवाची शब्द आपको याद नहीं है, तब आपको क्या देखना है। जैसे कि पहला लिखा हुआ आधार, तो ये चीज़ तो आपको कॉमन सभी को मालूम है कि आधार को हम एक तरह का सहारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहारा। तो वो वर्ड ढूंढिए जो कि आसान है। आप अवलंब मत सोचिए, क्योंकि अवलंब जरूरी नहीं कि सभी को पता हो कि आधार को अवलंब भी कह सकते हैं, लेकिन ये सहारा है हुआ है जैसा वर्ड है ये तो लगभग सभी को पता होता है। या फिर आलोचना करना, किसी की बुराई करना है, किसी के गुण दोष निकालना, ये भी आपको सरल शब्द है, तो ये भी लगभग सभी को पता चलता है। लेकिन अगर कह दे समीक्षा तो वो शायद हो सके किसी को ना पता हो। तो फिर ऐसे तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे कि आधार का आपने सारा यहाँ देखा तो यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा। फिर आप ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन में आप देखोगे तो ए का तीसरा तो आपका एक ही है, यानी कि बी, तो इसका मतलब आपका बी करेक्ट आंसर हो गया, बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी आप इस तरह से भी पर्यायवाची शब्द है वो सुमेलित करने वालों में सॉल्व कर सकते हैं। और अब तक जितने भी पर्यायवाची शब्द सुमेलित से हुए तो वो डायरेक्ट आपको इसी हिंट से ही आंसर मिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द शुद्ध का। अब यहाँ पर आशीर्वाद, 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 चार लिखे हुए, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो आशीर्वाद को हम जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखा हुआ आशीर्वाद शब्द ही शुद्ध है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक जितने भी एनएचएम के एग्जाम आयोजित हुए हैं सबके पेपर एनालिसिस कॉमन सब्जेक्ट के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, और आगे भी एनएचएम के जैसे जैसे एग्जाम होंगे उनका पेपर एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदना में प्रत्यय कौन सा है। उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं शब्द के। तो आपके पास ऑप्शन है दना, आ, अन्ना, ना। तो वंदना में आपका अन्ना प्रत्यय है, कौन सा है, अन्ना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया समास का, कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। तो आपने देखा होगा ये उपसर्ग के रूप में भी जो मैंने आपको आफ्टरनून का पेपर सॉल्व कराया उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें आपको ये प्रत्यक्ष का ही ऑप्शन मिला था, और उसमें क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किसमें प्र उपसर्ग नहीं है, और उसमें आपका ऑप्शन है प्रत्यक्ष भी था। और उसी समय मैंने आपको कहा था कि इसमें प्रति उपसर्ग है, क्योंकि प्रत्यक्ष का जब टुकड़े करते हैं तो प्रति प्लस अक्ष आते हैं। अब कौन सा समास है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, अव्ययभाव समास। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अव्ययभाव समास, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है एक साइड स्तंभ फर्स्ट में कार्यक्रम और स्तंभ सेकंड में उनकी स्थापना। जैसे बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। फिर RCH1, इसकी बात करें तो 1997। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसी पेपर में करवाया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, तो इसमें आपका 2005 हो जाएगा।
भारतीय नवजात शिशु कार्य योजना 2014, यानी कि करेक्ट आंसर DCBA आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आए हैं आपके जीके के क्वेश्चन। साफ नज़र तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल के बता देता हूँ कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, हिमांशु पाठक, MS स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी। अब आपको मालूम है वर्ल्ड में तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, लेकिन भारत की बात पूछी है यहाँ पर, तो भारत में MS स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रीको के द्वारा कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? 4, 6, 8, 2। तो राजस्थान में रीको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए। कौन कौन से? कोटा में, जोधपुर में, अलवर में और गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? 4, 5, 6, 3। तो फरवरी 2025 तक भारत सरकार द्वारा टोटल 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है? पटना, कलकत्ता, इलाहाबाद, लखनऊ। तो स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन है वो आपके इलाहाबाद में हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन साफ नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 1937 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से किस राज्य में प्रजामंडल की स्थापना की गई है? जयपुर, भरतपुर, कोटा, करौली। तो सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से तो आपके जयपुर शहर में प्रजामंडल की स्थापना की गई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस मांड गायिका को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? केसरबाई, अलाजिलाई बाई, मोंगूबाई, गौरी देवी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाजिलाई बाई मांड गायिका है, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित 1982 में किया गया था। कब किया गया था? 1982 में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एक साइड लिखा हुआ है कोयले की खदान और दूसरे साइड कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। जैसे सिंगरौली दे रखा है, सिंगरौली आपको मालूम है मध्य प्रदेश में है, पहले का बी हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है झरिया, झरिया आपका हो जाएगा झारखंड में, यानी कि सी हो जाएगा। फिर दे रखा है तलचर, तलचर आपका हो जाएगा उड़ीसा में, डी। और सिंगरैनी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में, यानी कि BCDA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि वेब पेज के URL को भविष्य में संदर्भ के लिए सहेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बुक मार्किंग, आर्काइविंग, कैशिंग, हिस्ट्री। तो वेब पेज के URL को भविष्य में संदर्भ के लिए सहेजने के लिए प्रक्रिया है, उसे बुक मार्किंग कहते हैं। बुक मार्क करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड एजेंसी है, दूसरी साइड वर्ष दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन बताया था 1920। यानी कि इस पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया और एक सम्मिलित क्वेश्चन में पूछ लिया, सेम क्वेश्चन। एक तो आपको मैंने जो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन बताया वो, और दूसरा ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 सही है। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना की बात करें 1952। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की बात करें तो 1953। हिंद कुष्ठ निवारण संघ की बात करें तो ये हो जाएगा 1950। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा DCBA आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर होएगा। अब इसमें आप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 करते पहले का डी, तो ऑप्शन नंबर ए के अलावा किसी में भी पहले का डी नहीं है। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं, तो बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाओं के उपयोग को उनको प्रशासन मार्ग के साथ मिलाएं। यानी कि जैसे कि कौन सी दवा है वो कहाँ पर दी जाती है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है नसों के माध्यम से दी जाने वाली दवा। हम यानी नसों के माध्यम से जो दवा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हम इंट्रावेनस कहते हैं। इंट्रावेनस से क्या होता है, नसों के माध्यम से हम दवा को देते हैं, नसों के अंदर। फिर दे रखा है धमनियों के माध्यम से दी जाने वाली दवा। तो धमनियों के माध्यम से दी जाने वाली दवा को कहते हैं इंट्रा आर्टेरियल। जीभ के नीचे रखी जाने वाली दवा को क्या कहा जाता है, सबलिंगुअल। और त्वचा पर लगाई जाने वाली दवा को कहते हैं टॉपिकल। यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके एनएचएम जो कल इवनिंग में साइकेट्रिक्स केयर एग्जाम आयोजित किया गया। नाम को इसके संबंधित आईपी पते से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है आईपी पता मैपिंग, डोमेन नाम प्रणाली, डोमेन नाम समाधान या आईपी समाधान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नाम को इसके संबंधित आईपी पते से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं डोमेन नाम प्रणाली, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है डीएनएस। यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है कि स्लाइड ट्रांजिशन को प्रस्तुति में कैसे लागू किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है स्लाइड का चयन करके और ट्रांजिशन प्रभाव चुनकर, या अप्लाई टू ऑल स्लाइड पर क्लिक करके, या स्लाइड सॉर्टर पेन से ट्रांजिशन चुनकर, या कस्टम एनिमेशन के द्वारा। तो स्लाइड ट्रांजिशन को प्रस्तुति में हम लागू करते हैं, पहले स्लाइड का चयन करते हैं और उसके बाद ट्रांजिशन प्रभाव इफेक्ट है वो हम चुनते हैं। यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए क्रमशः हम किन दो भौतिक टैग और उसके समक्ष तार्किक टैग हैं, ITM, बी स्ट्रॉन्ग, BTM या UI। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए हम बी और स्ट्रॉन्ग भौतिक टैग और उसके समक्ष तार्किक टैग का उपयोग करते हैं। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतिम क्रिया को पूर्ववत यानी कि अंडू और पुनः यानी कि रीडू करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है क्रमशः कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है Ctrl+Z और Ctrl+Y, या फिर Ctrl+U और Ctrl+R, या Ctrl+Z और Ctrl+R, या Ctrl+U और Ctrl+Y। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो अंडू के लिए हम जो शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं वो है आपके Ctrl+Z, और रीडू के लिए जो हम शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं वो है Ctrl+Y। यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ड प्रोसेसिंग टूल में जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या काम करता है। आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों ओर संरेखित करता है सिवाय अंतिम पंक्ति के, टेक्स्ट को बाएं संरेखित करता है, टेक्स्ट को दाएं संरेखित करता है, टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग टूल में जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है वो आपके टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों ओर संरेखित करता है सिवाय अंतिम के। यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, असेंबलर बदलता है, यानी कि असेंबलर क्या काम करता है कंप्यूटर में। उच्च स्तरीय भाषा को असेंबली भाषा में बदलता है, या असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, या मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में बदलता है, या असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है। तो असेंबलर होता है वो आपके असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बिहार, जीके से क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम। तो बिरहा नृत्य है ये आपके बिहार राज्य से संबंधित है। यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी एएनएम और जीएनएम का एग्जाम है तो उनके लिए मैं फिर से बता देता हूं, कल मॉर्निंग में 11:30 बजे आपको एक मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें 8 तारीख से लेकर आज इवनिंग शिफ्ट तक जितने भी एग्जाम हुए थे उनके कॉमन सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। यानी कि अब तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में वो कंबाइंड वीडियो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 से लेकर 6 तारीख तक जो एग्जाम हुआ उनका वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी ला चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। इलाहाबाद से हल्दिया, हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से वाराणसी।
तो मैं बात करूंगा, यहाँ पर पूछा गया गंगा नदी के कौन से भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया जो मार्ग है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? चेन्नई, कोची, कांडला, पारादीप। तो कोची बंदरगाह है ये आपके लैगून पर विकसित किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, चेन्नई, बिलासपुर। तो दक्षिण रेलवे है उनका मुख्यालय आपके चेन्नई में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में महिला साक्षरता दर में न्यूनतम स्थान रखता है वो कौन सा राज्य है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का बिहार राज्य है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम रखता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कि जनगणना 2011 में साक्षरता दर में न्यूनतम मान रखता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार। तो भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कि जनगणना 2011 में साक्षरता दर में न्यूनतम स्थान रखता है वो है आपका बिहार, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना का प्रारंभ किस वर्ष किया था? 1872, 1881, 1882, 1891। तो प्रथम आधिकारिक जनगणना का जो प्रारंभ है वो 1881 से किया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे से जुड़ने वाली सहायक नदी है? धनसरी, सुबनसिरी, डिब्रू, सियोम। अब इस क्वेश्चन में पता नहीं क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे से तो धनसरी भी जुड़ती है और सुबनसिरी भी जुड़ती है, तो अब इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल, टॉन्स, कैन, काली। तो टॉन्स, चंबल और कैन ये तीनों तो यमुना की सहायक नदी है, लेकिन काली है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलीसेट झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, अलवर। तो सिलीसेट झील है ये आपके राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल नहीं है? कुबेरनेट्स, सास, लास, पास। तो इसमें आपका कुबेरनेट्स हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में रैम का प्राथमिक कार्य क्या है? आपको मालूम है कंप्यूटर में एक होती है रैम और एक होती है रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का प्राथमिक कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, बूट लोडर प्रोग्राम को संग्रहित करता है, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है जब कंप्यूटर काम कर रहा हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम को संग्रहित करता है। तो रैम का प्राथमिक कार्य डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना है। स्थायी रूप से तो रोम करता है और अस्थायी रूप से रैम करता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के भी पेपर के एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है समास का। युद्ध क्षेत्र शब्द में उचित समास और समास विग्रह का चयन कीजिए। युद्ध क्षेत्र युद्ध करने के लिए क्षेत्र कर्मधारय समास, युद्ध के लिए क्षेत्र अव्ययभाव समास, युद्ध का क्षेत्र तत्पुरुष समास, युद्ध और क्षेत्र बहुब्रीहि समास। तो युद्ध क्षेत्र में आपका तत्पुरुष समास होगा युद्ध का क्षेत्र, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके उपसर्ग शब्द का मिलान करना है। एक साइड उपसर्ग है, दूसरी साइड शब्द है, आपको मिलान करके बताना है किसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे परि है तो परि में हो जाएगा परिस्थिति में आपका परि उपसर्ग होता है। पहले का चौथा, अब मैं ऑप्शन में देखूंगा पहले का चौथा तो ऑप्शन नंबर बी के अलावा किसी में नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी में आपका हो जाएगा अभिजात में अभी उपसर्ग है, फिर प्र है, प्रसाधन में प्र उपसर्ग है, उप है, उपमान में उप उपसर्ग है, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द युग्म है, नियत और नियति, इसका शब्द युग्म का अर्थ बताना है। आपके पास ऑप्शन है इरादा, भाग्य, भाग्य,
मनसा, भाग्य इरादा या निश्चित भाग्य। तो ये जो पहला दे रखा नियत, इसका अर्थ होता है आपका क्या नियत है, आपकी क्या इरादा है। और दूसरा जो नियति दे रखा है इसकी किस्मत, जिसे कहते हैं भाग्य। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। पेपर के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। कौन सा पर्यायवाची शब्द युग में सही नहीं है? घर भवन, तालाब सर, दुर्गा वनिता, नाव तरिणी। अब देखो, घर को भवन भी कहते हैं, तालाब को सर भी कहते हैं, नाव को तरिणी भी कहते हैं, लेकिन दुर्गा को वनिता नहीं कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा हैकर अपने कौशल का उपयोग संगठनों की कमजोरियों को पहचानने में और उन्हें ठीक करने के लिए मदद करता है? क्रैकर, ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट। ये क्वेश्चन आपके शायद या तो ब्लैक प्रोग्रामिंग या उसके बाद जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वाइट हैट। वाइट हैट हैकर अपने कौशल का प्रयोग संगठनों की कमजोरियों की पहचाने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग आप सेल की श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए करेंगे? लार्जेस्ट, मिनिमम, काउंट या मैक्स। तो सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए हम जो फंक्शन का उपयोग करेंगे वो मैक्स का उपयोग करेंगे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन की का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टेबल में रिक्त फील्ड की अनुमति देना, कच्चे डेटा मान संग्रहित करना, दो टेबल्स के बीच में संबंध बनाना, एक ही टेबल में पंक्तियों को अद्वितीय रूप से पहचानना। तो फॉरेन की का प्राथमिक उद्देश्य है दो टेबल्स के बीच में संबंध बनाना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? हेडफोन, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो स्पीकर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड है ये आपका इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? देखो, आप चाहे किसी का भी अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वो पासवर्ड मजबूत बनाने के लिए आप उन पासवर्ड में क्या क्या डालने चाहिए? अक्षर, नंबर, विशेष वर्ण, केवल नंबर, केवल अक्षर, एक व्यक्ति का नाम। तो अक्षर भी डालने चाहिए, नंबर भी डालने चाहिए और विशेष वर्ण होते हैं वो भी, स्पेशल नंबर जो होते हैं वो भी आपको डालने चाहिए, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फरवरी 2025 में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 2025 में काशी तमिल संगमम 3.0 कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, मदुरै तमिलनाडु, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो फरवरी 2025 में काशी तमिल संगमम 3.0 है, ये आपके कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु प्रणाली में ग्लेशियरों, बर्फ और हिम की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है 2027, 2024, 2025 या 2026। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से वो घोषित किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में पंगसो पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था? नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंगसो पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी कवयित्री गगन गिल को किस कविता संग्रह के लिए सम्मानित किया गया है? ख्वाब गंजे, तुम्हारे नाम, एक दिन लौटेंगे जरूर, मैं जब तक आई बार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी कवयित्री गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर संग्रह के लिए सम्मानित किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप राजस्थानी भाषा में भी किससे दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या पता आगे की शिफ्ट में किसी भी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका लक्षद्वीप, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उच्चतम पठार है? उड़िया पठार, भोराट पठार, ऊपरमाल पठार, लसाड़िया पठार।
तो राजस्थान में सबसे उच्चतम पठार है वो है आपका उड़िया पठार, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य विस्तृत हैं? तिस्ता गंगा, सिंधु सतलज, सतलुज काली, काली तिस्ता। तो कुमाऊं हिमालय है ये आपके सतलुज और काली नदियों के मध्य विस्तृत हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो कथक की जो उत्पत्ति है वो आपके उत्तर प्रदेश से हुई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं फिर से बता दूं, जिनका भी एएनएम और जीएनएम का एग्जाम है उनके लिए कल मॉर्निंग में सुबह 11:30 बजे एक महामैराथन क्लास आने वाली है, जिसमें 8 जून से लेकर आज की डेट की इवनिंग शिफ्ट तक जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए कॉमन सब्जेक्ट के सभी वीडियो मर्ज होंगे और आपके लिए वो एक बहुत ही अच्छी क्लास होगी। और 2 जून से लेकर 6 जून की मैं ऑलरेडी इस तरह से क्लास ले चुका हूँ, इसलिए फिर से नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1916 में पुणे में होम रूल की स्थापना की है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो पुणे में होम रूल की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में शब्द युग्म का पूछा है कि सही अर्थ को व्यक्त नहीं करता है। सलभ पतंगा और सुलभ आसानी से प्राप्त, ये तो आपका एकदम सही है। वर्ण घाव, वर्ण रंग, ये भी सही है। शुद्धि बुद्धिमान, शुद्धि याद, ये गलत है, यहाँ उल्टा हो गया है। जो पहला शुद्धि दे रखा है इसका अर्थ होता है याद, और जो दूसरा शुद्धि दे रखा है इसका अर्थ होता है बुद्धिमान। तो यहाँ पर आपस में ही चेंज कर दिए हैं, इस वजह से ये कथन गलत हो गया, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सुरभि गंध, सुगंध, सुरभि ये हो गया गाय, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। सोडा, खांड, पड़ता, सीढ़ियाँ। तो पड़ता जो यहाँ लिखा हुआ है इसका शुद्ध रूप इस तरह से लिखा जाता है, पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में नी प्रत्यय से नहीं बना है? यानी कि आपके पास ऑप्शन है ऊँटनी, शेरनी, चांदनी, भुजंगनी। अब देखो, चाहे उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, चाहे वो पीछे लग रहे हो या आगे लग रहे हो, जब हम उसके टुकड़े करते हैं तो जो वर्ड अलग हुआ, जो शब्द अलग हुआ, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि जो हमने उपसर्ग अलग किया है या प्रत्यय अलग किया है वो सही है। जैसे ऊँटनी में मैं नी हटा दूं तो ऊँट बनता है, ऊँट का अर्थ होता है, तो इसका मतलब ये सही है। चांदनी में नी हटा दूं चांद बनता है, ये भी सही है। शेरनी में नी हटा दूं शेर बनता है, ये भी सही है। लेकिन अगर भुजंगिनी में मैं नी हटाऊं तो भुजंगी क्या होता है, ये गलत है। इसका मतलब भुजंगिनी में कौन सा प्रत्यय होगा? भुजंगिनी में इन प्रत्यय होगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूह शब्द का पर्यायवाची क्या है? गिरवाण, अनुचर, परिचारक, गण। तो समूह, ग्रुप, गण, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम एग्जाम के पेपर एनालिसिस करवाए जाते हैं। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रोजेक्ट का पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या है? नियोजन, योजना, परियोजना, आयोजन। तो प्रोजेक्ट का जो पारिभाषिक हिंदी अर्थ है वो है आपका परियोजना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा पूछा गया है आपसे, 1 और 1 11 होना। एक तो मुहावरा होता है 9 2 11, जिसका अर्थ होता है भाग जाना, लेकिन यहाँ लिखा हुआ 1 और 1 11 का होना। मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? आपके पास ऑप्शन है, एक काम से 2 लाभ होना, एक मात्र सारा होना, अपना काम निकाल लेना, संगठित होना। तो एकता में शक्ति, संगठित होना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 1 11 का मुहावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जो कहा गया है इसका अर्थ क्या हुआ? देह, भावी, असंभ, कथित। जो कहा गया है उसे हम कथित कहते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के बीकानेर जिले में कौन सी झील स्थित है? संभार, ये सांबर होना चाहिए था। पुष्कर, कोलायत, कायलाना। तो कोलायत झील आपके बीकानेर जिले में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग कौन से महीने में पहुंचता है? अगस्त के शुरुआत में, मई की शुरुआत में, जून के शुरुआत में, जुलाई के शुरुआत में। तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जून के प्रारंभ में पहुंचता है,
सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य नहीं है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, तमिलनाडु भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश है वो आपका गन्ना उत्पादक राज्य नहीं है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक साइड स्थानीय तूफान हवाएं हैं और दूसरे साइड ये हवाएं के जो नाम रखे हैं वो किस राज्य में कहा जाता है? जैसे लू राजस्थान और पंजाब एकदम सही है, मैंगो शोवर केरल कर्नाटक सही है, नॉर्वेस्टर्स बंगाल असम सही है, ब्लॉसम शोवर गुजरात और राजस्थान गलत है, क्योंकि ब्लॉसम शोवर आपके कर्नाटक केरल के साइड कहा जाता है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व जैव विविधता दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 5 जून, 22 मई, 18 अप्रैल। तो विश्व जैव विविधता दिवस है ये आपके 22 मई को मनाया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं WWW, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो WWW का आविष्कार किसने किया है? आपने देखा होगा, आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो उससे शुरुआत में लिखा होता है www.com। तो वो WWW जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी आविष्कार किसने किया है? आपके पास ऑप्शन है लैरी पेज, विंडसर्फ, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दस्तावेज के एक किनारे पे स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान क्या कहलाता है? पेपर साइज, मार्जिन, गटर, ओरिएंटेशन। तो गटर होता है जिसे हम जो दस्तावेज होते हैं उन्हें बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ते हैं उसे कहते हैं गटर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, DNS सर्वर किस तरह की जानकारी है वो बनाए रखता है? वेब पेज सामग्री, केवल डोमेन नामों की, केवल IP पतों की, डोमेन नामों और उनके संबंधित IP पतों का डेटाबेस। तो DNS सर्वर है ये आपके जानकारी बनाए रखता है डोमेन नामों और उनके संबंधित IP पतों का डेटाबेस, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन संख्याओं को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर के बदले प्रयोग किया जा सकता है? काउंट, मैक्स, सम, एवरेज। तो इसमें आपका जो सम फंक्शन है ये संख्याओं को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर के बदले प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी कब प्रारंभ की गई है? 2010, 1995, 2000, 2005। तो राजस्थान में राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी है ये आपके 2010 में शुरू की गई है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? देवहंस यानी कि सफ़ेद पंखों वाला बतख, मोर, भारतीय सारस क्रैन, गोडावन, तिजोर। तो राज्य पक्षी गोडावन है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ने ChatGPT को विकसित किया है? OpenAI, एप्पल, IBM, गूगल। तो OpenAI कंपनी ने ChatGPT को विकसित किया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉलम दे रखे हैं और संधि है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है आपका मतानुसार। मतानुसार में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। पहले का चौथा ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी में भी पहले का चौथा नहीं है, तो आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम बता देते हैं, परोपकार में आपकी गुण संधि हो जाएगी, मतेके में आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, और इत्यादि में आपकी यण संधि हो जाएगी। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शई विलोम शब्द से मिलान कीजिए। अब जंगम वाला विलोम शब्द आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, एक बार NHM के एक पेपर में पूछा गया था जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, और स्थावर आपका राइट आंसर था। अब पहले का भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी में नहीं है। तो इस तरह से सुमेलित वाले क्वेश्चन में आप अपना समय एग्जाम में बचा सकते हैं। प्रसारण का हो जाएगा संकुचन, ईषित का हो जाएगा प्रचुर, और निश्चित का हो जाएगा वीत, यानी कि BADC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अन्वेषण अर्थ को प्रकट करने के लिए समुचित मुहावरे का अर्थ? छठे छठे फिरना, भीड़ के छत्ते को छेड़ना, उड़ता तीर झेलना, बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालने को यही कहते हैं छोटी छोटी चीज़ का आविष्कार करना, अन्वेषण करना।
सेक्रेसी का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? निलंबन, गोपनीयता, सचिव, अनुसंधान। गोपनीयता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है, विलोम शब्द का है और आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है अथ। अथ का क्या हो जाएगा? इति। अल्पज्ञत का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। उदर्त का हो जाएगा विनीत। अनुराग का विराग। अब इसमें आपको अनुराग विराग तो सभी को मालूम है, चौथे का तीसरा डायरेक्ट आप ऑप्शन में चेक करोगे, चौथे का तीसरा ऑप्शन नंबर सी में और किसी में नहीं है। तो इस तरह से आपको सम्मिलित करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें अगर विलोम शब्द पूछ ले, पर्यायवाची शब्द पूछ ले और आप एकदम देखो तो आपको पता नहीं चले, तो उस समय आप एक एक वर्ड देख लीजिए। हो सकता है ऐसा कोई वर्ड जरूर होगा जो कि बहुत आसान है, लगभग सभी को पता होता है, और उसी एक वर्ड से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? साधु, अनुदित, उत्थान, वधु। तो इसमें जो ये वधु लिखा हुआ है ना, ये शुद्ध लिखा हुआ है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शुक्ति की सही संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस बड़ी सु, यानी कि यह मात्रा चेंज की है। तो जो सुक्ति लिखा हुआ है इसका सही संधि विच्छेद होगा सु प्लस छोटी यू की मात्रा क आधा ती शुक्ति, यही होगा सही संधि विच्छेद। उसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है संस्कृति क्षेत्र, संस्कृति तत्व, संस्कृति प्रतिमान या संस्कृति संकुल। तो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति तत्व, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संधि यानी कि हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है कि चयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है च प्लस आन, च प्लस अन, चे प्लस अन, चय प्लस अन। तो चयन शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद होगा चे प्लस अन, जिसमें अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी, चे प्लस अन होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हिंदी में आपके फिक्स टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हुआ, विलोम शब्द हुआ, संधि विच्छेद हुआ, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, शब्द युग्म हुआ, तो इनसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में उपसर्ग से पूछा है कि अनुसंधान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अनु, अन या अ। तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुसंधान में अनु उपसर्ग है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द युग्म का आपको मिलान के रूप में पूछा गया है, शब्द युग्म कौन सा आपको मैचअप करना है। तो जैसे कि सबसे पहले दे रखा है अंश, तो इसमें आपका अंश का हो जाएगा कंधा, यानी कि जो स सड़क वाला दे रखा है अंश में, इसमें तो हो जाएगा कंधा, और जो अंश स शंकर वाला दे रखा है इसमें आपका हो जाएगा हिस्सा। तो अब ए में देखोगे चौथा, और ऑप्शन में जब देखोगे तो सिर्फ डी में ही ए का चौथा है, तो बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से क्या आपका एग्जाम में समय भी बचेगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, एग्जाम में चाहे वो शब्द युग्म में आप हो या पर्यायवाची शब्द हो और आपसे मिलान में पूछे और आप स्टार्टिंग के 2 वर्ड देख रहे हैं, आपको नहीं आ रहा तो उससे स्किप ना करिए, आप बाकी के 2 और देख लीजिए, क्या पता कोई ना कोई आपको क्लू जरूर मिलेगा जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा। जैसे अगर यहाँ अगर अंत्य या फिर अंत होता तो आप शायद नहीं ढूंढ पाते, लेकिन अंश का आपको मालूम होता है, एक हिस्सा होता है और एक कंधा होता है, तो उससे आप मैचअप कर सकते थे। तो आगे दे रखा है अंत, इसका जो हो जाएगा वो समाप्ति हो जाएगा। अंत्य में क्या हो जाएगा? अंत्य में आपका हो जाएगा अंतिम। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो मैंने आपको पहले भी कहा है एग्जाम में सुमिलित वाले जो क्वेश्चन होते हैं पर्यायवाची शब्द शब्द युग्म में, तो उसमें आप एक एक चीज़ देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्लू जरूर मिलेगा जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा होगा और उसी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अभी तक जितने भी पूछे गए वो सभी इस तरीके से सॉल्व हो रहे थे, यानी कि एक पॉइंट मिलते ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द पूछा है कि किस समूह के सभी शब्द बादल हैं, यानी कि जो ऑप्शन में आपके हर ऑप्शन में 3-3 का सेट दे रखा है, तो वो कौन सा सेट है जिसमें तीनों के तीनों सेट है वो बादल के पर्यायवाची शब्द है। आपके पास ऑप्शन है क्षीणनिधि, वारिद, उदधि, अवधि, निर्धि, घन, वारिद, जलधर, पयोद, मेघ, घन, वारिधि। तो बादल के पर्यायवाची शब्द सी में जो दे रखा है वारिद, जलधर, पयोद, ये तीनों समूह आपके बादल के पर्यायवाची शब्द है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो चुका है, यानी कि ये एक बार और पूछा जा चुका है पहले भी किसी पेपर में एनएचएम के, कि RMNCH+A की फुल फॉर्म क्या है। आपके पास ऑप्शन है प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य, क्षेत्रीय मातृ और बाल स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण,
ग्रामीण चिकित्सा नेटवर्क बच्चों और वयस्कों के लिए, प्रजनन और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा नेटवर्क। तो RMNCH+A की जो फुल फॉर्म है वो है प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1980, 1985, 1990, 1995। तो भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है ये आपके 1985 में शुरू किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? CH कुले, GH बीड, एंथनी गिडेंस, सिगमंड फ्राइड। तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक है वो आपके GH भीड़ ने लिखी है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? राल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन। तो द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी जो पुस्तक है इसके लेखक है राल्फ लिंटन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पॉस एक्ट आपने सुना होगा 2013, उसकी फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है यौन उत्पीड़न की रोकथाम, यौन स्वास्थ्य की रोकथाम, दास उत्पीड़न की रोकथाम, यौन उत्पीड़न का निषेध। तो पॉस एक्ट जो 2013 है उसकी फुल फॉर्म है यौन उत्पीड़न की रोकथाम, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और GNM ANM के लिए कल मॉर्निंग में 11:30 बजे, और भी जिनका एग्जाम होना है उनके लिए आपके लिए कल मॉर्निंग में 11:30 बजे महा मैराथन क्लास आ रही है, जिसमें आपको 8 जून से लेकर 10 जून तक NHM के जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें कॉमन सब्जेक्ट में पूछे गए प्रश्न सम्मिलित होंगे। यानी कि इतने दिन जो मैंने क्लास ली है उन सब का कंबाइन आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने आपको पहले भी कहा है जीके में राजस्थान जीके की पॉलिटी से विधानसभा से ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आज पूछा है आज की इवनिंग के पेपर में कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सीटों की संख्या 176 से बढ़ाकर 184 कर दी गई है? दूसरी, तीसरी, चौथी, सातवीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो चौथी विधानसभा है उसमें सीटों की संख्या 176 से बढ़ाकर 184 कर दी गई। अब जब पहली बार विधानसभा गठित की गई थी उस समय सीटों की संख्या 160 थी, और वर्तमान में कितनी है सीटों की संख्या? 200 है। वर्तमान में सीटों की संख्या तो 200 है, लेकिन अभी उनमें सदस्य है वो 199 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का विषय क्या है? यानी कि अभी मैंने देखा, नोट किया, 3-4 एग्जाम में आपके दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते, या तो पूछते कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, या फिर किसी दिवस की थीम के बारे में क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पूछा गया विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की थीम क्या थी? आपके पास ऑप्शन है वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना, वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश करना। तो विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की जो थीम थी वो थी आपके वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश करना, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन मान के चलिए। आपके पास ऑप्शन है पुष्कर झील, पिचोला झील, डेबर झील, फॉय सागर झील। क्योंकि वर्तमान में ही राजस्थान की जो वरुण सागर झील है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सॉरी, राजस्थान की जो फॉय सागर झील थी उसका नाम बदलकर कर दिया है वरुण सागर झील। यानी कि पहले इस झील का नाम था फॉय सागर झील और अब कर दिया है वरुण सागर झील। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है? अब ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, या तो पूछते हैं संक्रामक रोग या फिर असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे होते हैं जो फैलते हैं, यानी कि छींकने से या खांसने से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वे होते हैं संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग है जो कि नहीं फैलते हैं दूसरे व्यक्ति में, छींकने से या फिर खांसने से जो नहीं फैलते वो असंक्रामक होते हैं। आपके पास ऑप्शन है तपेदिक, मधुमेह, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया। तो आपको मालूम है तपेदिक, इन्फ्लुएंजा और मलेरिया ये तो फैलते हैं, यानी कि ये संक्रामक हो गए। तो मधुमेह जो डायबिटीज है ये असंक्रामक है, ये फैलता नहीं है। और कैंसर भी हुआ वो भी असंक्रामक है, यानी कि वो भी फैलता नहीं है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे के पेपर भी एनालिसिस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। कट ऑफ की बात करें तो 2 जून से 13 जून के एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। आशा का पूर्ण रूप क्या है?
मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य संगठन, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समाज विरोधी स्वास्थ्य कार्यकर्ता या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य उद्देश्य। तो आशा की फुल फॉर्म है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट ऑफिस, के राइट या स्टार ऑफिस राइटर। तो इनमें से देखा जाए तो स्टार ऑफिस राइटर है, ये आपका ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। फायरवॉल, वायरस, वर्म, ट्रोजन। तो ट्रोजन हुआ है, वायरस हुआ, वर्म, ये तो आपके मेलवेयर के उदाहरण है, लेकिन फायरवॉल है ये आपका मेलवेयर का उदाहरण नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कॉलम है, एक साइड आपके लोकेटर डिवाइस है कंप्यूटर के और दूसरे साइड उनका विवरण दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर में आपने देखा होगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या कार्य करता है। ट्रैक बॉल आपके स्थिर आधार पर बनी लगी हुई चलने वाली गेंद होती है, वो होती है। टच पैड यानी कि आप कह सकते हैं सपाट स्पर्श संवेदनशील आयताकार सतह। इसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपका होता है वीडियो गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाने वाला वायरलेस नियंत्रण या वायर्ड नियंत्रण डिवाइस होता है, वो होता है जॉयस्टिक। और माउस आपका क्या होता है, छोटा हाथ में पकड़ा जाने वाला उपकरण। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब इसमें आप अगर पहला ही सही कर लेते तो बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जब पहला चेक किया ट्रैक बॉल का, तीसरा हो गया, तो बाकी चेक भी नहीं करते तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 2010, 2011, 2012, 2013। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये आपके 2013 में पारित किया गया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी, जीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल द्वारा सहायक संधि व्यवस्था को सर्वप्रथम तैयार किया गया। वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि व्यवस्था को सर्वप्रथम तैयार किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1929 ईस्वी में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित हुआ था, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। बर्मा विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, शारदा अधिनियम, आर्य अधिनियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित हुआ था, इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट 1929 याद रखना, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम भी इसे कहा जाता है। यह अधिनियम पारित हुआ और उसका नाम बदल कर दिया गया शारदा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से आपके सामने पूछा गया है क्वेश्चन कि रेडक्लिफ निर्णय संबंधित किससे हैं। आपके पास ऑप्शन है भारत चीन सीमा से, भारत पाक सीमा से, भारत म्यांमार सीमा से या भारत बांग्लादेश सीमा से। तो रेडक्लिफ निर्णय या रेडक्लिफ लाइन की बात करें तो ये आपके भारत और पाक सीमा से संबंधित हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी एनएचएम के और एग्जाम आयोजित होने हैं तो उनका भी पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। और सभी पेपर आयोजित होने के बाद उनके सभी पेपर का आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का एनालिसिस भी इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड एक व्यक्तियों के नाम है और दूसरे साइड उनके आंदोलन के नाम है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले जैसे दे रखा अन्ना हजारे, तो अन्ना हजारे द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था वो भ्रष्टाचार निर्मूलन आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद है पी सुंदरैया द्वारा तेलंगाना कृषक आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद मेधा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये एग्जाम में अब आगे ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया, मेधा पाटकर, या फिर पूछ ले भ्रष्टाचार निर्मूलन आंदोलन किसने शुरू किया, अन्ना हजारे, या फिर पूछ ले तेलंगाना कृषक आंदोलन किसने शुरू किया, पी सुंदरैया। इसलिए आपको तीनों चीज पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा विकसित करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। फ्रॉयड, पाइगेट, एरिक्सन, महबूब उल हक। तो मानव विकास की अवधारणा विकसित करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो महबूब उल हक थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि NASW का तात्पर्य क्या है।
यानी कि आपको फुल फॉर्म बतानी है NASW की। आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण संघ नेशनल एसोसिएशन फॉर सोशल वेलफेयर, या राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संघ नेशनल एसोसिएशन फॉर सोशल वर्कर्स, या सामाजिक कार्यकर्ता की राष्ट्रीय मान्यता नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर सोशल वर्क्स, या सामाजिक कल्याण की राष्ट्रीय मान्यता नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर सोशल वेलफेयर। तो NASW की फुल फॉर्म की बात करें तो NASW की जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संघ, यानी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर सोशल वर्कर्स। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज का पेपर जो NHM द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा NHM सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर जो इवनिंग में एग्जाम आयोजित हुआ था उनमें पूछे गए कॉमन सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी हुआ, GK हुआ, कंप्यूटर हुआ, उनमें पूछे गए क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आगे जिनका एग्जाम है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, जैसे कि आप सभी को मालूम है पेपर में आपके 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और पेपर आपका है 450 नंबर का। ये मैं बात हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ, हो सकता है किसी स्टूडेंट को नहीं पता हो और वो मेरा वीडियो भी पहली बार देख रहा हो, तो इसलिए उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल जाए। तो इस बार आपको मालूम है आपके पेपर में 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले हम क्या करते थे, पहले हम जब एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती थी, क्योंकि इस पेपर में भी आपके -1 नेगेटिव मार्किंग है, और पहले हम क्या करते थे, पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती तो हम क्वेश्चन को खाली छोड़ देते अगर हमें नहीं आता। लेकिन अब अगर आप खाली छोड़ोगे तो भी आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग आपका काट लिया जाएगा। और अगर ऐसा आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा, यानी कि 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके 10% हुए 15 क्वेश्चन, अगर आपने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। और 15 से कम खाली छोड़ दिए यानी कि 14, 12, 10, 9, तो उसमें आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप नहीं चाहते मैं तुक्का लगाऊं, उस कंडीशन में आप 5वां ऑप्शन जो अनुत्तरित प्रश्न वाला है ओमआर शीट में आप 5वें में गोला कर दीजिए। इससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और न ही आपके रिजल्ट रिजेक्ट होगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और ANM GNM के लिए कल मॉर्निंग में 11:30 बजे की स्पेशल महामैराथन क्लास आने वाली है, जिसमें आपको 8 जून को जो CHO का 1 एग्जाम हुआ, इसके अलावा 9 जून को 2 एग्जाम हुए, 10 जून को 2 एग्जाम हुए, टोटल 5 एग्जाम में पूछे गए कॉमन सब्जेक्ट के प्रश्नों की मैराथन क्लास आएगी। यानी कि अभी तक जितनी भी क्लास ली है वो सभी कंबाइन आएगी। और 2 जून से 6 जून तक की क्लास की मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ एक साथ वीडियो का, इसलिए वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।